हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज़ दीप्ति यादव। गाइस, मैं अभी आपको एसएससी के थ्रू कंडक्ट होने वाले एग्ज़ाम जैसे कि सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल के प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर सॉल्व करा रही हूँ। टुडे वी विल सॉल्व इंग्लिश सीजीएल पेपर विच हेल्ड ऑन 11 August 2017 in afternoon shift. But before my 11 English previous year papers have arrived on YouTube, if you want you can also visit them. चलिए गाइस, थैंक यू। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एरर फाइंड करना है। चलिए रीड करते हैं। आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन? नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर नॉट। अब आर तो सही है क्योंकि यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो इसके लिए आर नॉट बिल्कुल सही है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सही है। देखिए जो एंड होता है ना, वो एंड हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ठीक है। इससे मतलब एंड के साथ हमेशा जो भी जुड़ेंगे वो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट जुड़ता है। यहाँ पे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा जॉइंट होते हैं एंड से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव और क्लॉज से क्लॉज। इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है ये, ओके। तो योर और योर ये दोनों क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ओके। तो देखिए एंड से सेम चीज़ यहाँ पे वो भी जॉइंट हो रही है। तो यहाँ इस ए और बी में कोई एरर नहीं है। आउट ऑफ टाउन इसमें भी कोई एरर नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस एरर फ्री है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर, ओके। नेक्स्ट है, अवर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेज 7 floors एंड अ रेस्टोरेंट एट द टॉप इन एन एरिया ऑफ अबाउट 800 square meters एंड नो एरर। देखिए यहाँ पे अवर ऑफिस बिल्डिंग, हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में कंप्राइजेज यानी कि शामिल है क्या क्या, 7 floors विद एंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा विद, यानी कि एक रेस्टोरेंट, टॉप पे एक रेस्टोरेंट के साथ 7 floors शामिल हैं, ओके। तो यहाँ विद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पार्ट बी में एरर है, ओके। नेक्स्ट है हमारा फिलर से, इसमें फिलर फिल करना होता है हम लोग को। चलिए, जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज डैश द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर अ रग्बी मैच। मतलब जो जॉन है वो अपने दोस्तों के साथ ऑलवेज हमेशा क्या चाहता है, परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर अ रग्बी मैच। अब देखिए आस्क पूछना हो गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है। रिसीव्स भी नहीं होगा। अब बचा केवल सीक और सॉर्ट, ठीक है। तो ये जो सॉर्ट्स है ये सीक की ही सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म यहाँ आने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है। जब भी कोई हम लोग नॉर्मल वे में बात कहते हैं तो हमेशा प्रेजेंट में ही बोलते हैं, ओके। तो यहाँ हो जाएगा सीक्स, यानी कि परमिशन लेना चाहता है, अनुमति लेना चाहता है अपनी माँ से, ओके। नेक्स्ट, सीक्स द परमिशन का मतलब होता है अनुमति चाहना, ओके। नेक्स्ट है, माई सिस्टर अनलाइक माई ब्रदर्स डैश टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग। मतलब जो मेरी बहन है वो भाइयों के विपरीत करियर इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहती है, ओके। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर। तो माई सिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और वो भी एस या ई एस के साथ, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म देखिए ये भी है, बस इसमें एस या एस नहीं है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वांट्स टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिमिलर वर्ड्स हम लोग को बताने हैं। तो सबसे पहला है हमारा वॉइस टेरस। वॉइस टेरस का मतलब होता है ऊधमी, ठीक है, शोर मचाने वाला, उपद्रवी, ओके। तो देखते हैं इसके सिमिलर कौन सा वर्ड्स होगा। ए है क्लेमोरस। क्लेमोरस का मतलब होता है कोलाहलमय, यानी कि शोर मचाने वाला, ठीक है, उपद्रवी, ऊधमी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। बाकी के मीनिंग बता देती हूँ। फेरोशियस मीन्स होता है खूंखार या फिर क्रूर, ठीक है। और फिशी पैरस मीन्स होता है यानी कि पृथकतावादी वाला, मतलब अलग विचारों वाला, ओके। तो ये फिशी पैरस है। और वॉल्यूमिनस मीन्स होता है भारी भरकम, ओके। नेक्स्ट है हैगार्ड। हैगार्ड मीन्स होता है थका हारा या सूखा या निर्बल, ओके।
तो देखते हैं इसका कौन सा इसका सिमिलर वर्ड्स होगा। ए है इमेसिएट, इमेसिएट मीन्स होता है निर्बल या थका हारा या चीड़ होना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। और सबके मीनिंग बता देती हूँ। बी इंसेन, इंसेन का मतलब होता है सनकी, पागल, ठीक है, बेसुध, इस तरीके से होता है। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड तो आप जानते ही हैं, मतलब कि खारिज करना, नामंजूर करना, ठीक है। रिडिकुलस, रिडिकुल मीन्स होता है किसी का मजाक बनाना, ओके, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, अब अपोजिट बताना है हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपोजिट देखना है। ऑस्टेंटेशन, फर्स्ट मीनिंग है ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन मीन्स होता है दिखावा, तड़क भड़क, भड़कीलापन, ठीक है। तो देखते हैं इसका कौन सा होगा। फर्स्ट है कॉमिकल, कॉमिकल मीन्स होता है हास्यास्पद, ठीक है। ये कॉमिक कहानियाँ होती हैं ना, हास्यास्पद होती हैं मतलब, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। इंसेन मीन्स तो भी बताया था मैंने, पागलपन या सनकी, ठीक है, भ्रांत चित्त, इस तरीके से होता है। श्वेंकी, श्वेंकी मीन्स होता है तड़क भड़क वाला, है ना। तो ये इसका सेनोनिम हो जाएगा, तो हमें चाहिए एंटोनिम, तो एंटिम हो जाएगा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीन्स होता है भोला भाला, आडंबरहीन, ओके। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है कॉमिसरेट, कॉमिसरेट, कॉमिसरेट मीन्स होता है दया करना या फिर सिंपैथी दिखाना, ठीक है। बात एक ही हो गई, दया करना या सिंपैथी दिखाना, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका कौन सा सही आंसर होगा। ए ऑप्शन है डिबेटेबल। डिबेटेबल मीन्स होता है जिस कोई भी मुद्दा जिस पर हम डिबेट कर सकें, डिबेट करने योग्य, ठीक है, विवाद करने योग्य, तर्क संगत, ओके। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मीन्स होता है समानुभूति दिखाने वाला, सबके साथ सेम सिमिलर व्यवहार करने वाला, ओके। नेक्स्ट है इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मीन्स होता है उदासीन। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी है जो इसका ऑपोजिट होगा, ओके। और लीजन, लीजन मीन्स होता है भीड़ भाड़ या फिर सैन्य दल, ओके। नेक्स्ट है हम लोग को अब इडियम एंड फ्रेजेस बताना है। तो 9th क्वेश्चन है पिलर टू पोस्ट, इसका मतलब होता है व्यर्थ में यहाँ वहाँ घूमना, ओके, अभी घूमना मतलब कहीं पे भी। तो देखते हैं इसका कौन सा सही होगा। मैन सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये नहीं होगा। वन प्लेस टू अनोदर, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। टू बी रिलेक्टेंट, यानी कि किसी के अनिच्छुक होना, या टू इंसाइट अदर, दूसरों को इंसाइट करना, ये भी नहीं होगा, ओके। अब ये है क्वेश्चन नंबर 10, हॉब्सन्स चॉइस, मतलब ऐसी चॉइस जिसका कोई विकल्प ना हो, ठीक है। तो देखते हैं टू चूज फर्स्ट इन रो, ये तो नहीं होगा। टू मेक अ केयरफुल चॉइस, नहीं, ये भी नहीं होगा। नो रियल चॉइस एट ऑल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रैकेट पार्ट को हमें इम्प्रूव करना है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर राइटर्स। अब देखिए ऑल अदर यानी कि जो शेक्सपियर के अलावा भी कुछ राइटर्स थे, उनमें से फिर शेक्सपियर एक अच्छे थे, बट क्या महान थे, बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी हम लोग अदर या एल्स इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द राइटर्स, मतलब जितने भी राइटर्स थे उनमें से जो विलियम शेक्सपियर थे वो द राइटर्स थे। देखिए जिस भी सेंटेंस के आगे या जिस वर्ड के आगे द लग जाता है वो उनमें से जितने भी वहाँ होते हैं उनमें से भी सबसे स्पेशल हो जाता है, ठीक है। मतलब ग्रेटेस्ट महान लोग तो कुछ हैं, पर द ग्रेटेस्ट यानी कि उनमें से भी सबसे महान, तो वो क्या थे कि द राइटर्स थे, ठीक है, ऑल द राइटर्स, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है सी इज नॉट यूज टू स्लीप फॉर सो लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूज टू को देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, मतलब कि आदत होना, किसी चीज़ का आदी होना, ठीक है। तो अगर यूज टू, अगर यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब ना आई होती, इज बी वर्ब ना होती, तो इसको हम लोग, तो ये एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ होता, ठीक है। बट यहाँ पे ये मॉडल एज अ मॉडल वर्ब यूज नहीं हुआ है यूज टू, बिकॉज यहाँ पे पहले से ही बी वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज टू एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है तो यहाँ पे इसको स्लीप नहीं होता है, एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा वर्बल नाउन लेता है, ठीक है। तो वर्बल नाउन का मतलब क्या होता है, किसी भी नाउन में आईएनजी लगा देंगे तो फिर वो वर्बल नाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू स्लीपिंग, ठीक है, यानी कि उसे सोने की आदत नहीं थी, और वर्बल नाउन है, अपने बाद अपना एक्सप्लेनेशन भी चाहता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ भी है, ठीक है। तो सी इज नॉट यूज टू स्लीपिंग फॉर सो लॉन्ग, उसे इतने देर तक सोने की आदत नहीं थी, ओके। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके।
नेक्स्ट है हमारा, अब हमें बताना है बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। ओके, तो देखते हैं, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड कीन, यानी कि किसी अपनी चीज का फेवर करना। ओके, तो क्या देखते हैं कौन सा सही होगा। एबलिज्म, एबलिज्म का मतलब होता है अद्वैतता। ठीक है, कोई इंसान होता है जो अद्वैत होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट तो मतलब होता है मूर्ति भंजक या प्रथा तोड़ने वाला, रिवाज तोड़ने वाला, परंपरा तोड़ने वाला। ओके, तो ये भी नहीं होगा। मैडन, मैडन का मतलब होता है अविवाहित स्त्री। ओके, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मीन्स होता है भाई भतीजावाद या फिर अपने कुल का पक्षपात करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, वह इंसान जो लिटरेचर या आर्ट की मतलब कोई उसको केयर नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहला है डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह या फिर निरंकुश शासक। ठीक है, ये तो नहीं होगा। हिपोक्राइट, हिपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी या फिर ढोंगी या बगुला भगत बोलते हैं जिसको, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन का मतलब होता है वह इंसान जिसका पढ़ाई लिखाई या संस्कृति से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम अशिक्षित व्यक्ति भी कहते हैं और या फिर नैरो माइंडेड भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी ये प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राचीन या फिर आदिम। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमें सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा होगा। देखिए, चेक करते हैं। कोलोनल, कोलोनल मीन्स होता है कर्नल, जिसकी COLONEL बिल्कुल सही है स्पेलिंग। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी होता है HYPOCRIC। ओके, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मीन्स होता है पाखंड या फिर ढोंग। ओके, तो क्या ऑप्शन बी में हमारा एरर था। ओके, अब नेक्स्ट है ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स होता है अपमान या गैर कानूनी काम करना, और स्ट्रेंथ मीन्स तो जानते हैं आप, शक्ति होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रीसीड, सीड, प्रीसीड की स्पेलिंग गलत है, PRECEDE। ओके, प्रीसीड, प्रीसीड मीन्स होता है बेहतर, बेहतर होना पहले से। ओके, तो और सेकंड है प्रोसीड, प्रोसीड में आगे बढ़ना, और रिसीड मीन्स होता है पीछे हटना या फिर दूर जाना, और सक्सीड मीन्स होता है सफल होना। ठीक है, तो ऑप्शन ए में एरर था। ओके, बाकी सारी स्पेलिंग अपनी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराजंबल। चलिए देखते हैं इसमें। पैराजंबल में देखिए, पैराजंबल है वो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से, या फिर हमने कुछ स्पेशल कुछ वर्ड बताए थे जैसे कि ए, एन, वॉट एवर, इनसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, जैसे एडजेक्टिव पे जहाँ पे एडवर्ब होता है वो कभी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता है। इन सब चीज़ की कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जानी चाहिए कि हमें अपने आप समझ में आ जाए कि मतलब ऐसे बनेगा। हम जितनी ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा ये अच्छा होता चला जाता है। ओके, चलिए तो देखते हैं, रीड करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है ये एंड, एंड से पहले इसका मतलब कोई सेंटेंस रहा होगा, तो एंड से स्टार्ट नहीं होता कोई भी सेंटेंस ना, तो चलिए पी तो नहीं होगा। क्यू, क्यू बट, ये देखिए बट कोई बट होता है ना, ये किसी भी चीज़ का कॉन्ट्राडिक्शन करता है, तो इससे पहले कोई सेंटेंस रहा होगा जिसका इसने कॉन्ट्राडिक्शन किया है। ओके, तो ये भी नहीं है, क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट फिर से हमारा क्या है, एंड है। देखिए एंड से भी नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड मैंने कहा था ना, एंड किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं दोनों को। ठीक है, तो एंड भी नहीं है। अ लाई इज वैन, एस से स्टार्ट होगा। अ लाई इज वैन यू से समथिंग हैपेंड विच डिड नॉट हैपन। एक झूठ तब झूठ होता है जब आप कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं हुआ। ओके सॉरी, तो देखिए एस से स्टार्ट होगा। अब एस से यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अब इसमें हमें देखना होगा कि कौन सा बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे एस क्यू में 2 में अरेंजमेंट दी हुई है, इसका मतलब एस के बाद क्यू पक्का आएगा, ऐसा 90% होता है। ओके, तो एस के बाद क्यू को हम लोग रीड करते हैं। एस को पढ़ लिया। बट देयर इज ओनली एवर वन थिंग विच हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ पर्टिकुलर स्पेस, यानी कि लेकिन केवल एक चीज है जो एक विशेष समय व विशेष स्थान पर हुई। ओके, अब इसके बाद देखते हैं एस के बाद क्यू, उसके बाद आर आएगा या पी आएगा। चलिए पहले हम लोग आर को रीड करते हैं। एंड देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स विच डिड नॉट हैपन एट दैट टाइम एंड दैट प्लेस, यानी कि और वहाँ ऐसी अनगिनत वस्तुएं हैं जो उस समय और उस स्थान पर नहीं हुआ करती थीं। ठीक है, तो ये तो नहीं लग रहा कि आर लास्ट सेंटेंस बनेगा। पी को देखते हैं।
एंड इफ़ आई थिंक, और मैं सोचता हूँ और मैंने सोचा कि इफ़ आई थिंक अबाउट समथिंग विच डिड नॉट हैपन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द अदर थिंग्स विच डिड नॉट हैपन। और अगर मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचूं जो हुई नहीं, तो मैं उन बातों के बारे में सोचने लगूंगा जो नहीं हुई थी। ओके, तो यहाँ पे यही जो पी है वो लास्ट बन रहा है, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, पी लास्ट बन रहा है, एस फर्स्ट बन रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिर से पैराजम्बल है, चलिए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले the magnitude of the interdependence depends on the technique of production causing the shift in the food supply curve. next है interdependence of food and labor market is important for the development process, यानी कि खाद्य और श्रम बाजार की परस्पर निर्भरता विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें लग रहा है कि क्यू से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बात कही गई है, स्टार्ट की गई है बात। ओके, तो क्यू से हमारा स्टार्ट होगा, तो देखते हैं क्यू से कितने सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। क्यू से एक ही ऑप्शन है, क्यू एस पी आर। चलिए इसी अरेंजमेंट में इसको पढ़ते हैं, क्यू एस को देखते हैं। एन अपवर्ड शिफ्ट इन द फूड सप्लाई कर्व वुड साइमल्टेनियसली रिजल्ट इन एन अपवर्ड शिफ्ट इन द लेबर डिमांड कर्व, यानी कि एक फूड सप्लाई कर्व में अपवर्ड शिफ्ट के साथ साथ लेबर डिमांड कर्व में भी ऊपर की ओर विस्थापन होगा। ओके, चलिए उसके बाद फिर क्या है, क्यू एस पी। फिर पी को, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरडिपेंडेंस डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग द शिफ्ट्स इन द फूड सप्लाई कर्व, परस्पर निर्भरता उत्पादन की तकनीकी पर निर्भर करती है जिसके कारण फूड सप्लाई कर्व में परिवर्तन होता है। ओके, उसके बाद फिर आएगा आर। Similarly, an upward shift in the food supply curve shifts up the food demand curve, यानी कि इसी प्रकार से एक फूड सप्लाई कर्व में ऊपरी बदलाव भोजन के मांग वक्र को बदलते हैं। ओके, देखिए ये थोड़ा सा उस तरीके से था, नहीं एकदम समझ में आ रहा था कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा बनेगा, लास्ट कौन सा बनेगा, लेकिन क्या है ना कि हमने इसको उसका कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से हमने इसको लगा लिया। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि इसका कौन सा होगा। देखिए ऐसे जो थोड़े ज़्यादा टिपिकल होते हैं उनमें ज़्यादा पास नहीं रखे जाते हैं उसके ऑप्शन है, आपको तुरंत समझ में आ गया कि क्यू एस पी आर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव। चलिए देखते हैं, हु टीच यू मैथमेटिक्स, तुम्हें मैथमेटिक्स कौन पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड भी है, तो ये हु किस में चेंज हो जाता है, बाय हुम में। ओके, तो देखते हैं, बाय हुम फर्स्ट है, बाय हुम आर यू टॉट मैथमेटिक्स, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सेकंड बार है, ये पास्ट में चला जाएगा, ये नहीं होगा, ये फ्यूचर में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा, नेक्स्ट इज हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चलिए इसको देखते हैं। आई डोंट नो द आंसर, मैं आंसर नहीं जानती हूँ। डू यू, क्या तुम जानती हो। सी आस्क्ड, उसने कहा। देखिए ये जो सेंटेंस है इधर वाला, ये क्वेश्चन टैग भी है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि कल हमने आपको बताया था कि 1 2 3 अपॉन SON, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो जो आई होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, बी में चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर क्या है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा सही। सी आस्क्ड मी, आस्क्ड मी नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन टैग है, इसमें आस्क्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आस्क्ड वाला, तो पहला वाला तो गलत है। सेकंड देखती हूँ, सी सेड दैट सी डिड नॉट नो द आंसर एंड डिड आई नो इट, नहीं ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा सी सेड दैट सी डिडंट नो द आंसर एंड आस्क्ड मी इफ़ आई डिड। अब देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे जो मी था ये आई का, यहाँ पे कौन सा केस चाहिए था हम लोगों को, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन सी एकदम से सही है। सी सेड दैट सी डिडंट नो द आंसर एंड आस्क्ड मी इफ़ आई डिड। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। इसको हमें रीड करना है, रीड करके इसमें देखते हैं कौन से कहाँ पे फिल होंगे, ठीक है। एजुकेशन इज फॉर लाइफ नॉट मेयरली फॉर अ लाइवलीहुड, यानी कि जो शिक्षा है वो केवल आजीविका के लिए ही नहीं बल्कि तब तक के लिए ज़रूरी है जब तक कि हम इस की ओर ध्यान न दें, ठीक है। द dash of our education curriculum as well as that of our dash and students is likely to remain dash. It is not enough for a society to have experts, मतलब समाज के लिए विशेषज्ञ होना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है। It needs human beings who can think, feel and act जेनरसली, ठीक है। यानी कि समाज को किस तरीके के लोगों की आवश्यकता है, इसे ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जो सोच सकते हो, फील कर सकते हो और उदारता के साथ कार्य कर सकते हो, ठीक है। द काइंड ऑफ पीपुल हु कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई कंप्यूटर्स एंड डैश, मतलब उन लोगों की तरह नहीं जो किसके द्वारा रिप्लेस किए जा सकते हो, कंप्यूटर और जो भी आगे रहा होगा उसकी जगह पे रिप्लेस किए जा सकते हो। चलिए फर्स्ट देखते हैं, एज लॉन्ग एज वी आर अनमाइंडफुल ऑफ दिस। अब देखिए कब तक हम इस बारे में नहीं सोचते हैं, कब तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, किस चीज़ को नहीं जानते, मीजर मीन्स क्या होता है, मापन, किसी चीज़ को मापना, ठीक है। रिसोर्स मीन्स साधन, स्टोरी मीन्स कहानी, ट्रुथ मीन्स होता है सत्य। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, शिक्षा केवल आजीविका के लिए ही नहीं बल्कि तब तक के लिए है जब तक कि हम इस सत्य की ओर ध्यान न दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द डैश ऑफ अवर एजुकेशनल क्यूरिकुलम एज वेल एज। तो हमारी एजुकेशनल जो हमारी शिक्षा है उसका माध्यम कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसी होनी चाहिए वो। इफिशियंसी मीन्स होता है यानी कि हमारी क्षमता, ठीक है, और इफेक्टिवनेस मीन्स होता है प्रभावी, ठीक है, कि हम कितनी प्रभावशीलता बोलते हैं इसको। क्वालिटी मीन्स होता है गुणवत्ता, ठीक है, और क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब शिक्षा की गुणवत्ता जो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, गुणवत्ता है यहाँ पे, क्वालिटी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट दैट ऑफ अवर डैश एंड स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑब्वियसली स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे टीचर ही आएगा, टीचर्स आएगा, ना ही फ्रेंड्स आएगा, ना ही आइडियल्स आएगा, ना ही पेरेंट्स आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, टीचर्स। ओके, नेक्स्ट है इज लाइकली टू रिमेन डैश, इट इज नॉट इनफ फॉर अ सोसाइटी टू हैव अ एक्सपर्ट, ठीक है। तो इट इज लाइकली टू रिमेन, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इनएडिक्वेट मीन्स होता है अपर्याप्त, ठीक है, और इनडिफरेंट मीन्स होता है महत्वहीन, और रिप्रेजेंटेड मीन्स होता है निरूपित, और अनमिजरेबल मीन्स होता है जिसे हम माप ना कर सकें, जिसकी हम अपरिमेय बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो क्या है, यह अपर्याप्त है, इट इज इनएडिक्वेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द काइंड ऑफ पीपुल हु कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई कंप्यूटर्स एंड, मतलब हमें उस तरीके के लोगों की आवश्यकता है जो कंप्यूटर और किसके द्वारा रिप्लेस ना किए जा सकते हों, रोबोट्स के द्वारा, ठीक है। इस तरीके के लोगों की हमें उदार लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए ठीक है, अब इसका एक बार हम देखिए सब पूरा कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं फिर से पढ़ के। एजुकेशन इज फॉर लाइफ नॉट मेयरली फॉर अ लाइवलीहुड एज लॉन्ग एज वी आर अनमाइंडफुल ऑफ दिस ट्रुथ, यानी कि शिक्षा केवल आजीविका के लिए ही नहीं बल्कि तब तक के लिए आवश्यक है जब तक हम इस सत्य की ओर ध्यान न दें। ओके, फिर क्या था, द क्वालिटी ऑफ आवर एजुकेशनल क्यूरिकुलम एज वेल एज दैट ऑफ आवर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज लाइकली टू रिमेन इनएडिक्वेट। हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा हमारे शिक्षकों और स्टूडेंट्स की गुणवत्ता अपर्याप्त रह सकती है, ठीक है। नेक्स्ट,
फिर इट इज़ नॉट इनफ फॉर अ सोसाइटी टू हैव एक्सपर्ट, हमें समाज के लिए विशेषज्ञ होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है, इट नीड्स, इसे ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है, ह्यूमन बींग्स हु कैन थिंक्स, जो सोच सकते हो, फील कर सकते हो और उदारता के साथ कार्य कर सकते हो, और द काइंड ऑफ पीपल, और इस तरीके के लोग हु कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, जो रिप्लेस्ड ना किए जा सकते हो कंप्यूटर और रोबोट्स के द्वारा। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू। हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ओके, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।